2007 कैसे चला गया पता नहीं चला। दिन में मार्केट्स, शाम को चार्ट्स और रात को ब्लॉक। तो एक साइकिल भी चेंज होता है, मल्टी बैगर से वो मल्टी बैगर हो जाता है। निफ्टी फ्लैट थी और हमारे पोर्टफोलियोज डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट अप थे उस पीरियड में। फिर आया 2014, अब फिर से आ गए इलेक्शंस। अब उस दौरान हाय, मेरा नाम है नरेश मिरानी। मैं क्वालिफिकेशन से एक आईटी इंजीनियर हूं और प्रोफेशन से ट्रेडर, इन्वेस्टर, रिसर्च एनालिस्ट और पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इंडस्ट्री में एज अ रिसर्च एनालिस्ट भी काम किया है, ब्रोकिंग में बहुत सारी चीज़ें की है। आज कम से कम 20 साल हो गए मार्केट ट्रैक करते हुए, 17 साल हो गए फुल टाइम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो मेरी शुरुआत हुई 2004 में, और जैसे कि मैं इंजीनियरिंग में था, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, और मेरे सारे दोस्त थे दूसरे स्ट्रीम से, कॉमर्स से एक्सेट्रा। तो जब हमारी एग्ज़ाम होती है, दूसरों की छुट्टी होती है, जब हमारी छुट्टी होती है तो दूसरों की एग्ज़ाम्स होती है। तो मेरी छुट्टियाँ चल रही थी सेकंड ईयर की, तब मैं मेरे मामा मिस्टर एन एस फिदाई, जिन्होंने मुझे सिखाया, वो पहले से मार्केट्स में थे 1990 से। वो 2004 में फुल टाइम टर्न हुए। पहले फंडामेंटल्स में थे, फिर उन्होंने टेक्निकल्स सीखा, और उसी दौरान मेरी छुट्टी थी तो मैं गया, मुझे सिखाओ शेयर मार्केट, सेंसेक्स होता क्या है। तो ये मेरा स्टार्ट था मई में। और मुझे अच्छे से याद है कि ये मई का पीरियड था 2004, जब हमने शुरुआत की मार्केट्स में। तो पहला डिस्कशन चला मामा और उनके दोस्तों का, उनके दोस्त का एक, जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया था टेक्निकल्स में, कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मार्केट तो गिरेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और 17 मई 2004 उसके कुछ दिन बाद हुआ, और जब सबसे पहली लोअर सर्किट लगी। सो तब से ये क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि ये एनालिसिस हम कर सकते हैं, कि इसमें जाना है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इनटू द मार्केट्स। तो ये मेरा स्टार्ट रहा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के साथ, मामा के साथ मैं सीखते गया, उन्होंने मुझे मेंटोरिंग किया, सिखाया मार्केट्स क्या है। और जब पहला जो बाउंस हुआ उसके बाद, तो हमने कोशिश की शॉर्ट करने की, कि फिर से एक बार डिप तो आना चाहिए। बट उस शॉर्ट में अच्छे खासे पैसे लगे, जो रिकवर करने में कुछ टाइम लगा, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और भी लर्निंग करने की। तो हम दिन भर मार्केट्स देखते थे, पढ़ाई करते थे, और लकीली इंजीनियरिंग में टाइम भी मिल जाता था, क्योंकि फाइनल ईयर में एक पीरियड भी होता था जहाँ पे आपको एक दिन होता था प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वहाँ से 5-6, 2004 से 6 का ये पीरियड था, और तभी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया की। तो मैंने शुरुआत की लिखना ऑर्कुट कम्युनिटीज़ पे, पता नहीं आज कितने लोग जानते होंगे। एंड उसके बाद जो है पूरा एक लाइन चली, ऑर्कुट कम्युनिटीज़, blogspot.com, फॉलोड बाय बल्क एसएमएस। फिर बल्क एसएमएस के बाद उसके बीच में याहू मैसेंजर था, जो आज डेड है, बट पहले से याहू मैसेंजर के टैग से हम लोगों को जानते थे। याहू मैसेंजर खत्म हुआ, फिर उसके बाद बल्क एसएमएस हुआ, बीच में एक ब्लैकबेरी मैसेंजर करके भी आया था, फिर फेसबुक हुआ, फाइनली ट्विटर था जहाँ पे मैं अभी काफ़ी एक्टिव हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप है। आगे जो भी होगा, तो सोशल मीडिया ने मेरा करियर बनाया है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। सो ये हुआ 2006। इंजीनियरिंग के बाद जॉब लगी। जॉब में 6 महीने काम किए। अभी इसे भी कहते हैं लक, कि वो टाइम इतना अच्छा था कि हम बेंच पे हुआ करते थे। तो दिन भर टाइम मिलता था, तो डेली ऑर्कुट, ब्लॉगस्पॉट करके मैंने लिखना शुरू किया, और वैसे कनेक्ट हुआ। 2007 में मैं फुल टाइम टर्न हुआ मार्केट्स में, जनवरी 2007। अगेन ये लक है कि अगर आप देखो 2004 में इतना बड़ा करेक्शन आया, फिर तेज़ी हुई, तो एक तेज़ी थी जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट आया। 2006 में अगर आपको पता नहीं होगा, बट एक पीरियड था जहाँ पे 30% फॉल हुआ इंडेक्स, और 45% फॉल हुआ स्मॉल कैप 45 डेज में। बट ये एक पार्ट था उस बुल मार्केट रैली का। फिर 2007 में गए, बाजार में हमने काफ़ी मूवमेंट्स देखी, और मोमेंटम ज़बरदस्त था। तो वहाँ पे काफ़ी मल्टी बैगर्स बने, जहाँ पे थीमेटिक था, कोई एजुकेशन कंपनी, कोई नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी, किसी कंपनी की लैंड थी, और ये टाइम बहुत ज़बरदस्त था। तो 2007 कैसे चला गया पता नहीं चला। दिन में मार्केट्स, शाम को चार्ट्स और रात को ब्लॉग। तो ऐसे करके दिन निकल जाता था। वो पीरियड इतना बिजी था कि आईपीएल शुरुआत हुई पर जा ना पाए, राइट। सो ये डिफरेंस था। कट टू 1 साल की जोरदार तेजी, और आया 2008। तो अगर मैं 2007 के बदली 2004 में या 2008 में स्टार्ट करता, तो शायद से कुछ और प्रोग्रेस हुआ होता मार्केट्स में।
सो 2008 में, तो 2007 के लास्ट 6 महीनों में मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। फिर से डेरिवेटिव्स में स्टार्ट किया 2004 में नुकसान करने के बाद। फिर 2008 में किसी एक सज्जन से मुलाकात हुई जिन्होंने एक कंपनी सजेस्ट की और इन्फ्लुएंस होके पूरा पैसा एक में लगा दिया। और जैसे हम टेक्निकल्स में देखते हैं तो एक लॉजिक होता है कि हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस का लॉजिक लगाया हुआ था, बट नेक्स्ट डे स्टॉक हुआ 30% नीचे ओपन। तो स्टॉप लॉस और एग्जीक्यूशन में जो डिफरेंस है वो तब पता चला। उस दिन मैं मेरे सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बेच पाया, बट ये जो एफएनओ में स्टॉक था वो 30% खुला नीचे और अगले 2 दिनों में टोटली वो 50-60% डाउन था। नाउ ये था 2008। अब लकीली क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता था और टेक्निकल एनालिसिस में बिलीफ था, बाय मिड ऑफ 2008 मैं काफी पूरा कैश में चला गया था। तो ये जितने भी जो मल्टी बैगर थे वो एक लेवल के बाद पोर्टफोलियो से निकल गए और कैश हो गया। फिर जब 2008 एंड हुआ, फिर आज अगर जब मैं उन कंपनीज को जाके देखता हूं तो उसमें से आधी कंपनीज डीलिस्ट हो गई है, राइट। एक दो कंपनी है जिनके वो भाव भी नहीं आए, जो मेरे लिए 10 बैगर्स हुए थे प्रीवियस साइकिल में। तब मुझे पता चला कि अब फंडामेंटल्स भी सीखना जरूरी है, कि ये एक रियलिटी है। सो 2008 से 9 का जो पीरियड था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि करने को कुछ नहीं था, मार्केट में ट्रेंड नहीं, ना ही मोमेंटम और ना ही कुछ करने को, रिवेन्यूज हो गए जीरो। फिर जाके मैं एक गूगल ग्रुप हुआ करता था, तो ये भी एक जर्नी थी, इन्वेस्टमेंट सुपर ग्रोथ। वहां पे मैं अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मिला। तो हमने पहली एक फिजिकल मीट ऑर्गेनाइज की थी 2009 फरवरी में। तब जाके कुछ 25 लोगों ने जब अटेंड किया था उस ग्रुप से, मैं तो को ऑर्गेनाइजर था, बट ये ग्रुप काफी टाइम से चल रहा था। तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई मेरे काफी मेंटोर्स के, सुनील शाह, दिव्येश भाई, कुकू जी, विनोद ओरी, इन सब से। ये सब इन्वेस्टर्स थे, जितनी मेरी उम्र थी उतना उनका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो 2009 फिर हर साल इनका एक एनुअल मीट होता था, जहाँ पे मैं दूसरे इन्वेस्टर से मिला था, जो आज काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कि जहाँ पे आयुष मित्तल हो, नीरज मराठे हो, बहुत सारे, गौरव सूद, ये बहुत, भावेश भाई, इन सब से मैंने सीखा। और 2009 से 11 में एक जो जर्नी हुई थी मल्टी बैगर्स की, तो यहाँ पे एक पूरी साइकिल देखी कि कैसे ये लोग रिसर्च करते हैं, कैसे ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली रिसर्च करते जाते हैं, कन्विक्शन, कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस। तो एक पूरी साइकिल दिखाई दी कि एक्स से लेके 10x तक कैसे आप अच्छे एलोकेशन पे खड़े रह सकते हो। तो वो जर्नी थी 2009 से 11। अब जो ये पीरियड था, तो इसमें मैंने क्या सीखा? तो सबसे पहले 2004 से 7 में जो 8 की जो तेजी थी, उसमें ये समझ में आया कि लिमिट योर कंसंट्रेशन, कि एक ही स्टॉक में आप पूरा नहीं लगा सकते, राइट। दूसरा, स्टॉप लॉस, गैप डाउन रिस्क, ये भी आपको समझना है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। अब तो एक साइकिल भी चेंज होता है, मल्टी बैगर से वो मल्टी बैगर हो जाते हैं, राइट। तो हर साइकिल में नए हीरोज होंगे। जैसे 2009 से 11 में जो तेजी हुई, उसमें काफी मल्टी बैगर्स देखने मिले। देन आया पीरियड 2011 से 13, जो बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज था, और ये पीरियड में निफ्टी जो है फ्लैट थी, बट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 40% डाउन थे। तो ये पीरियड जो टफ पीरियड था, इसमें खाली 2-3 सेक्टर्स चल रहे थे, कि जहां पे फार्मा, एफएमसीजी, तो अगर हम याद करें तो आईटीसी 2013 के एंड में लार्जेस्ट वेट हुआ करता था निफ्टी में, जो उसके अगले 7 साल बाद मीम स्टॉक बन गया था। तो ये होता है साइकिल चेंज। तो फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छे किए, आईटीसी ने बहुत अच्छा किया। तो ये जो लर्निंग रही कि वो पीरियड में कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्या होता है। अब 2013 के एंड में एक टेपर टैंट्रम यूएस की वजह से काफी फॉल आया था, उसमें मुझे बड़ा हिट लगा डेरिवेटिव्स में। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन था। बट उससे यही समझ में आया कि पहले मैंने सीखा था लिमिट कंसंट्रेशन, 2013 में सीखा लिमिट लेवरेज, क्योंकि एक छोटा सा डाउन मूव आपको बहुत बड़ा हिट दे सकता है, राइट। और दूसरी जो लर्निंग रही 2011 से 13 में, कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्या होता है। तो ये जो सबसे बड़ी लर्निंग थी, कि लिमिट, आपका लेवरेज, और साइडवेज मार्केट में जो आपका पीरियड है उसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स पे कैसे ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस का एक और पार ठीक बैठ गया। फिर आया 2014, अब फिर से आ गए इलेक्शंस। अब उस दौरान
जो 2004 से सीखा था कि ग्लोबल मार्केट्स में जो रिलेशन है वो ही चलता है। जैसे 2004 मई में सारी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड डाउन थी, वो इंडियन इलेक्शंस की वजह से तो नहीं होगी। सेम वे 2014 में जाने से पहले इंडियन मार्केट्स ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, निफ्टी ने 6300 क्रॉस किया था। उसके कुछ महीने पहले डाउ जोन्स से लेके काफी मार्केट्स अप हो चुकी थी, तो हम पीछे लैग कर रहे थे। सो 2004 की लर्निंग से ये काम आया कि अब ट्रेंड ऊपर है तो मार्केट के साथ रहे। तो फुल लॉन्ग थे, लेवरेज लॉन्ग थे। तो 2014 वाला जो पीरियड था वो था गेम चेंजर। सेम वे 2014 से लेके 17 का जो पीरियड था वो एक बुल मार्केट थी जो गेम चेंजर थी, क्योंकि उस पीरियड में जो पहले की लर्निंग्स थी कि लिमिट लेवरेज, लिमिट कंसंट्रेशन और कैसे परफॉर्म करना है। तो 2014 की इनिशियल तेजी के 2015 से 16 का एक साइडवेज पीरियड है। अब उस पीरियड में जो हमने पहले की साइकिल से सीखा था कि साइडवेज मार्केट में आपको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, तो उस पीरियड में मेरा सबसे बेस्ट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा मार्केट के साथ। निफ्टी फ्लैट थी और हमारे पोर्टफोलियोज डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट अप थे उस पीरियड में, क्योंकि हमने टेक्सटाइल्स और केमिकल्स पे 2015-16 में ध्यान दिया। फिर उसके बाद आया डिमोनेटाइजेशन, वो भी उसके बाद जो तेजी आई, तो मार्केट ने ये भी समझा कि जो आपको लगता है नेगेटिव है कि डिमोनेटाइजेशन है, तो आपका फर्स्ट थिंकिंग होगा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स गिरेंगे। 2017 में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था रियल एस्टेट। सो 2017 की तेजी में फाइनली जो पहले सीखा था वहां पे मल्टी बैगर्स बने। एक्स के स्टॉक्स को जब डबल हुए तब भी ऐड किया, ट्रिपल हुए तब भी ऐड किया, और उस साइकिल में काफी 5xer मूव्स मिले, जहां से एक गेम चेंजर चेंज हुआ पोर्टफोलियो और नेटवर्थ के लिए। सो ये साइकिल में जो 2014 से 17 थी, उसमें लर्निंग क्या थी कि बड़ा पैसा बनता है होल्डिंग में और एवरेजिंग ऑन द वे अप, कि यहां पे एक ट्रेंड फॉलोअर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो ये दो लर्निंग्स की वजह से बहुत बड़ा पैसा बना। फिर आया 2018। नाउ यहां से मार्केट की शुरुआत हुई सब आउट ऑफ सिलेबस चीजों की, कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सेबी क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, उसके बाद आईएलएनएफएस क्राइसिस, और फिर फाइनली उसके बाद तो कोविड भी हुआ था। सो 2018 से 19 का जो पीरियड था, उसमें मार्केट ने कुछ नया सिखाया कि हमने पहले ऑलवेज क्या देखा है, मार्केट अप तो स्टॉक्स अप। 2018 में निफ्टी 11,000 की 2020 तक 12,400 थी, बट स्मॉल कैप इंडेक्स 40% डाउन था। काफी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट वो पीरियड में 17 के एंड में मैं डिफेंसिव तो हो गया था, बट इतना बड़ा करेक्शन होगा स्मॉल कैप्स में वो नहीं प्रेडिक्ट किया था या एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो एक और फिर से टफ पीरियड था। तो वहां पे लर्निंग क्या होती है कि हर साइकिल में से जो ये 2018-19 में भी स्मॉल कैप्स में भी हिट पड़ा, तो एक और लर्निंग क्या है कि इतना ही नुकसान करे कि जहां पे आप मार्केट में फिर से रह सकते हो। नो कैपिटल इक्वल टू नो कैपिटल मार्केट्स। फिर आया 2020। सब आउट ऑफ सिलेबस की चीजें कुछ खत्म हुई थी, तो सबसे बड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वो है कोविड। नाउ अगर आप अब कोविड देखें, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों से, तो अगर आप कोविड प्रेडिक्ट करते, फिर उसके बाद प्रेडिक्ट करते कि रशिया यूक्रेन भी होगा, कोई आपको परम ज्ञानी ये बता देता, फिर उसके बाद इजराइल हमास भी होगा, फेड रेट हाइक्स भी होंगे, तो उस पीरियड में आप जरूर नुकसान करते कि अगर आपको ये पता होता तो, क्योंकि मार्केट्स में जो डिस्काउंटिंग है काफी फास्ट होती है। तो अगर मार्केट का बॉटम देखो तो वो एग्जैक्टली वही दिन है जो दिन पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, राइट। और अगर आपको पहले से पता होता कि अगले 6 से 12 महीने तक सब कुछ बंद रहेगा, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर पाते कि नवंबर 2020 में निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, राइट। सो 2004 में जो मिस्टेक की थी कि एक फॉल के बाद फिर से एक डिप तो आना जरूरी है, वो जरूरी नहीं होता। तो 2004 की जो मंदी बॉटम बनी थी, उसके बाद वन वे रैली आई थी। तो उसी सीख को लेते हुए 2020 में हम बॉटम ऑफ द मार्केट में भी ऑप्टिमिस्टिक थे, 2020 के टॉप क्रॉस होने पर भी ऑप्टिमिस्टिक थे, और आज तक पूरा ट्रेंड कैरी ऑन कर पाए, क्योंकि वो एक लर्निंग थी 2004 से।
सो ये काफी जो कहना है कि रीटेस्ट होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। अब 2020 से लेके 2021 तक तेजी आई और वर्ल्ड ओवर तेजी आई, तो ऐसा मत समझिए कि खाली इंडिया में हुआ था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा फोकस इंडिया के इवेंट्स पे है, कि जैसे डीमोनेटाइजेशन आया था तो लोगों ने कहना शुरू किया कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से फाइनेंशियलाइजेशन हुआ। 2017 में वर्ल्ड मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी मार्केट 10% नहीं गिरी थी, क्योंकि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आया था। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो काफी ग्लोबल चीजें रिलेटेड है। अब 2021 का टॉप बना, मार्केट्स फिर से साइडवेज हुई। अब वही लर्निंग के साइडवेज मार्केट्स में रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स पे ध्यान देना है। तो क्या चेंजेस हो रहे थे? कैपिटल गुड स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, और अगर हम देखें तो पीएसयूज। तो ये पूरे में जब सितंबर 21 में मार्केट्स ने टॉप किया, अगले 3 महीने में ये सेक्टर्स ने नए ऑल टाइम हाइस बनाए और वही सेक्टर्स अगले 2 साल तक लीडिंग सेक्टर्स थे। सो अगेन फिर से वही साइकिल जो पहले सीखी थी उसका फुल एडवांटेज लिया, और इन बिटवीन आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे, कि जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, फिर उसके बाद इजराइल हमास हुआ, और कहीं ये पीरियड्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन सेंसिकल होती है, कि जैसे जब हम जुलाई 2022 में थे, बैंक निफ्टी 33-34,000 थी। प्री कोविड वो 30-32,000 हुआ करती थी। तो अगर कोविड बाहर हो चुका है सिस्टम से और आपको बैंक्स वही टाइम पे मिल रही है, तो एक आपने एडवांटेज लिया। तो ये होता है कि टेक्निकल्स और कॉमन सेंस को यूज किया, बट सिंप्लिसिटी जरूरी नहीं है। कि जैसे 2014 में मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी, इंडियन इलेक्शंस डू दे चेंज ट्रेंड्स, 65 पेज की रिपोर्ट थी, बट रियलिटी क्या थी? सिंपल टेक्निकल, कि हमने एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। बट वही चीज को आपको 2004 का भी डेटा देखना है, 9 का भी डेटा देखना है टू कन्विंस, राइट? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले साल इलेक्शन से फिर से आपको वही डेटा देखना हो। अब ये हुई मेरी मार्केट की जर्नी। बहुत सारे पीरियड्स थे जहां पे बहुत सारी लर्निंग्स हुई। तो 2020 टू 2023 में क्या लर्निंग रही? तो सबसे पहली लर्निंग जो रही ये पीरियड में, वो ये थी कि बी ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि अगर बाजार में लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है या इवन शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेंड करना है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। सो दूसरी जो लर्निंग रही वो था डोंट फोकस ऑन इंडेक्स। क्योंकि अगर हम देखें बहुत बार हर साइकिल में, जैसे 2018 से 19 में निफ्टी अप सब कुछ डाउन, 2023 में हमने देखा निफ्टी फ्लैट सब कुछ अप, राइट, रिलेटिवली। 2021 से 22 में भी हमने देखा कि अगर आप खाली इंडेक्स देखते हैं तो आप पूरा कैपिटल गुड्स, पूरा पीएसयूज, पावर, बहुत सारे सेक्टर्स जो है मिस कर जाते हैं। सो ये रही लर्निंग्स ये साइकिल की। सो अब मैंने आज 40 की उम्र होने आई है, 20 साल मार्केट्स को ट्रैक किया है, 17 साल फुल टाइम रहा हूं। तो मेरी कौन सी की लर्निंग्स है टू सर्वाइव लॉन्गर इन द मार्केट्स, तो मैं उस पर शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अर्निंग्स एंड लर्निंग्स। तो जब आपका अर्ली पार्ट ऑफ द करियर है, तब आपको लर्निंग पे फोकस करना है और अर्निंग पे फोकस करना है। अर्निंग आपकी जॉब से हो सकती है, लर्निंग आपकी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने क्रिकेट कोचिंग अटेंड की थी जब मैं स्कूल में था, तो सबसे पहले 4 दिन भगाते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं, फिर फील्डिंग कराते हैं, फिर नॉकिंग कराते हैं, और एंड में जाके बल्ला हाथ में दिया जाता है, और उसके बाद भी आपको उठा के चौके छक्के नहीं मारना है। बट मार्केट में आते ही क्या होता है, आपको भी एंट्री है जस्ट पैन कार्ड और चेकबुक के साथ, तो आपको पहले दिन से चौके छक्के ही लगाने हैं, और वहीं पे छक्के छूट जाते हैं, राइट? सो सबसे पहले, क्योंकि अर्निंग्स कंपाउंड करना बहुत इजी है, कैपिटल कंपाउंड करना उतना इजी नहीं है। और अगर लो बेस से शुरू करोगे तो अगर आपकी कंपाउंडिंग अच्छी भी हो तो भी कॉर्पस बड़ा नहीं होगा। सेकेंड लर्निंग, नो कैपिटल इक्वल टू नो कैपिटल मार्केट्स। तो ये मेरे मामा का कहना है कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल मार्केट्स में रह पाओगे। तो आपको हर बैड साइकिल में, चाहे वो मार्केट की हो या आपकी हो, आपका ड्रॉडाउन इतना होना चाहिए जिससे आप मार्केट में रह सको। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, दो वे में नुकसान करता है। एक होता है लेवरेजिंग, जहां पे अनशन लेवरेज ले लिया,
आपने फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मार्जिन ट्रेडिंग, इंट्राडे, जहाँ पे आपका लेवरेज बहुत ज़्यादा है और नुकसान होता है, और दूसरा है एवरेजिंग, कि जहाँ पे हमने देखा है ओवर द ईयर्स कि अगर एक एयरलाइन कंपनी बंद भी हो जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स 0% ऑफ इक्विटी से 12% ऑफ इक्विटी हो जाता है, तो बेल आउट करता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम डेली लाइफ में जो चीजें खरीदते हैं उसकी वैल्यू अगले दिन कम होती है, तो हमें डिस्काउंट की आदत पड़ गई है कि हमें लिवाइस की जीन्स लेनी है डिस्काउंट पे जाकर, आपको गाड़ी लेनी है तो डिस्काउंट पर। तो आपके लिए अगर 100 रुपए की चीज मिलती है 50 में, तो एक वैल्यू बाई है। क्यों? क्योंकि 90-95% जो हमारा एक्सपेंस है वो डेप्रिशिएटिंग है। सो मार्केट में भी वही चीज करने जाते हैं कि 100 की चीज 50 हो जाए तो अंडर वैल्यूड है, रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। बट 100 की चीज 150 हो जाए, जबकि उसमें आपके रिटर्न्स एक बार चांसेस ज्यादा है। सो वी आर चीपोस इज जो मैं कहता हूं कि वो आदत है हमारी, राइट? अब हो गया सेकेंड लर्निंग। थर्ड लर्निंग है कैश फ्लोज एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। क्योंकि अगर आप मार्केट्स में हो, सो जैसे मैं मल्टीपल चीजें करता हूं और काफी साइकिल्स आती है कि जहां पे अगर आपका कॉर्पस ग्रेट नहीं है, राइट, तो कैश फ्लोज विल बी हिट। तो जैसे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, फुल टाइम इन्वेस्टर बनना है, तो कैपिटल सबका छोटा है, राइट? तो मैं कई लोगों को यही कहता हूं कि मेजॉरिटी लोगों को ट्रेडर इन्वेस्टर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप सेविंग्स करो, कंपाउंड करो, क्योंकि कैपिटल आ भी जाएगा तो रिस्क एपेटाइट तो फ्री नहीं आएगा, राइट? अगर आदमी को X रुपए कमाना है तो 5 से 10 गुना कैपिटल होनी चाहिए, राइट? बट वो कैपिटल पे ट्रेड करने का रिस्क एपेटाइट तो ऐसे नहीं आता। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टिल द टाइम यू डोंट रीच अ लार्ज कॉर्पस इज आइडियल। सो द लास्ट लर्निंग इज इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन। सो जैसे मैंने शुरुआत की एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, फिर फंडामेंटल्स भी सीखे, बहुत लोगों से मिला, बहुत पॉडकास्ट किए, बहुत सारी चीजें की ओवर द ईयर्स और लर्निंग्स ली, तो ये समझ में आया कि एक कॉम्बिनेशन चाहिए। सो ट्रेडिंग इज टू क्रिएट इनकम एंड कैपिटल, इन्वेस्टिंग इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो इसलिए मैं दोनों चीजें करता हूं साथ में, और मेरा एक स्टाइल है टेक्नो फंडा का, बट ओवरऑल फंडामेंटल से ये देखना है कि कौन सी कंपनीज में मुझे ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, और टेक्निकल से टाइमिंग, और टेक्निकल से टाइमिंग होता है मार्केट्स का भी। सो आइडियल कॉम्बिनेशन अगर एक इन्वेस्टर के लिए है तो ट्रेडिंग टू क्रिएट कैपिटल, इन्वेस्टिंग टू ग्रो दैट कैपिटल। अब मैं फाइनली एंड करूंगा द इंडिया स्टोरी, कि जैसे मैंने बोला ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। सो आज अगर हम देखें जो चेंज हुआ है कि पहली बार 2007 के बाद एक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंक्रीज हुआ है। बट आज अगर हम इसको फ्लो के नंबर पे देखें, राइट, तो आज 18,000 करोड़ का मंथली सिप है, जो बन जाता है 2 लाख करोड़ साल का। 50,000 EPFO इन्वेस्ट करती है मार्केट्स में, 50,000 मिनिमम LIC करता है, तो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का एक डिफॉल्ट इनफ्लो हो गया है मार्केट में। अपने मार्केट का मार्केट कैप है 350 लाख करोड़ रफली, तो रफली 1% ऑफ द मार्केट इज गेटिंग इन्वेस्टेड। अब यही जो नंबर था ये बहुत ही डिफरेंट था 2008 में, कि जब 60 से 90,000 करोड़ की सेलिंग आई थी FIIs की, राइट? आज हम ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज इज ग्रेटर देन FII इनफ्लोज। ये पहली बार हुआ। आज जो अगर 100 शेयर हो इंडिया में तो 45 से 50 प्रमोटर के पास है, 18 से 20 FIIs के पास है, 12 से 14 DIIs के पास है। अगर ऐसे ही फ्लो रहा तो इवेंचुअली हम फाइनली ये स्टेज पर भी पहुंचेंगे जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग FII से ज्यादा होगी। सो ओवरऑल अगर हमने जो लास्ट 20 साल में देखा है कि बीइंग ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडिया, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग बुलिश ऑन इंडिया, इसी वजह से ही आप एक ट्रेंड में पूरा पार्टिसिपेट करते रहोगे। नहीं तो हमारी जो सोच रहती है कभी पेसिमिस्टिक कभी प्रैक्टिकल होने की, उसके वजह से आप पूरा ट्रेंड राइड नहीं कर पाते। तो एंड द प्रेजेंटेशन, बी ऑप्टिमिस्टिक। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।